नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बीते हफ्ते दो स्पीच हुई, एक स्पीच राहुल गांधी की और उसके बाद दो स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कुछ सवाल राहुल गांधी ने उठाए, कई सवाल उठाए और उसके बाद कुछ जवाब नरेंद्र मोदी ने दिए। लेकिन विपक्ष का यह दावा रहा कि जो सवाल हमने उठाए उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिए, आप अपनी बात कह करके निकल गए। इसमें मोटी मोटी बात समझने की यह है कि दोनों ही दलों ने, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने अपना अपना नैरेटिव, ये जो स्पीच थी, इसके माध्यम से सेट कर दिया है। सिर्फ 400 दिन रह गए हैं 2024 के महामुकाबले के लिए और उससे पहले ये नैरेटिव सेट हो जाना कितना कारगर सिद्ध होगा, ये बड़ी बात है। क्या राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप कि वो उद्योगपति गौतम अदानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, यह नैरेटिव चलेगा 2024 में? या यह नैरेटिव चलेगा जो नरेंद्र मोदी कहते रहे अपनी दो स्पीचेस में कि हमारा दशक बनाम उनका दशक, पिछले दशक में क्या हुआ और इस दशक में हमने काम में क्या किया है, और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कॉन्ट्रास्ट है, इसको सामने प्रस्तुत करना। तो जो बड़ा सवाल मुकाबला में हम पूछ रहे हैं वो यही है कि मोदी और राहुल के भाषण के बाद किसका जादू चलेगा 24 में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। स्टूडियो में हमारे साथ राकेश कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत। विनोद अग्निहोत्री जी, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला। संतोष कुमार जी, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर न्यू इंडिया समाचार, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुजीत ठाकुर जी, आप असिस्टेंट एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो के फॉर्मेट में सब लोगों को एक एक मिनट का समय मिलता है अपनी बात कहने के लिए। मैं सबसे पहले राकेश जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, जो लोकसभा में, संसद में, संसद के दोनों सदनों में जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए, उनका सार यदि कहा जाए तो वो ये है कि कुछ सवाल जो राहुल गांधी ने उठाए उनका जवाब नहीं आया। चूँकि अगर हम सन 52 से लेकर के आज तक के संसदीय इतिहास को देखें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जब जवाब प्रधानमंत्री देते हैं तो वो लगभग ऐसे सभी उठाए गए सवालों के जवाब भी अपने जवाब में शामिल करते हैं जिन पर कोई विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ लगता हो। अभी तक का इतिहास ये है। लेकिन प्रधानमंत्री ने चूंकि अपना नैरेटिव बनाया और उन सवालों को जो राहुल गांधी ने उठाए थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी ये रणनीति हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में कि जनता की रणनीति क्या होती है, जनता तक किसका नैरेटिव पहुंचा है, जनता तक किसकी उठाई गई बात जन विमर्श का मुद्दा बनती है, ये देखने वाली बात होगी। जैसा संकेत जी ने कहा कि अब चुनाव में 400 दिन का समय रह गया है, तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों पर इस जो ये विमर्श बनाया गया है दोनों तरफ से, यही विमर्श रहना चाहिए। यदि कोई और बड़ी घटना ना हो, राजनीति में सब कुछ संभव है। बिल्कुल। विनोद अग्निहोत्री जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये राजनीतिक शैली है कि वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का कॉग्निजेंसी नहीं लेते, उनका संज्ञान नहीं लेते। गुजरात के दिनों से मैं इस बात को फॉलो कर रहा हूं उनको, कि वो कभी भी विरोधियों के सवालों का जवाब देने का मतलब उनका ये है कि उसको रिकॉग्नाइज करना, और अगर आपने सवालों का जवाब दिया तो आपने उसको मान्यता दे दी, इसलिए वो उसको हमेशा जो है उस पर नहीं बोलते, वो अपनी बात कहते हैं और कोशिश करते हैं कि विपक्ष के जवाब में एक लंबी लकीर अपनी खींच दें, जो उन्होंने इस बार भी की। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस के पुराने इतिहास को लेकर के तमाम सारी जो गड़बड़ियां कांग्रेस के जमाने में हुई उनको गिनाया, अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों और उनको योगदान को दिया, और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जो भी अगला चुनाव होगा या सारे चुनाव जो अगले होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नैरेटिव बनाया है 2004 से 14 का लॉस्ट डिकेड बनाम इंडिया डिकेड 2014 से 30 का जो उन्होंने दिया है, इस पर अब ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अग्नि परीक्षा है कि वो अपने नैरेटिव को कैसे जनता के बीच ले जाते हैं। अगर वो ले जाने में कामयाब हो गए, क्योंकि संसद और मीडिया तक तो बात आ गई, अब वो गांव-गांव, नगर कैसे इसको ले जा सकते हैं, ये उनकी एक बड़ी बात है। और इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि इससे पहले भी जो कांग्रेस ने नैरेटिव उठाए वो जनता तक पहुंचे या नहीं, ये भी एक सवाल रहेगा। हमारे साथ स्टूडियो में राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुजीत ठाकुर जी, देखिए, मेरा बहुत ही स्पष्ट रूप से ये जो तीन भाषण हुए, जैसा आपने कहा, राहुल गांधी का एक भाषण और प्रधानमंत्री का 2 भाषण, राहुल गांधी जी के लिए बताने के लिए था कि उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी। उसमें जो मुद्दे उनको उठाने थे
उससे ज़्यादा वो पॉलिटिकल चले गए, जहाँ तक मुझे उनके भाषण से लगा। और उनके पास मुद्दा सिर्फ अडानी ही एक था, जिसको उनको लगा कि सबसे बड़ा मुद्दा इस पर घेर सकते हैं। प्रधानमंत्री, जैसा विनोद जी कह रहे थे, मैं सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री इस मोड में थे ही नहीं कि अडानी को लेकर के हमें चर्चा करनी है, और इसके काट के लिए उन्होंने डेवलपमेंट और तमाम तरह की जो सरकारी योजना है उनका जिक्र किया। दूसरी बात थी जो राज्यसभा में कल की डिबेट हुई, तो जो लास्ट के 10-15 मिनट के भाषण थे, वो प्रधानमंत्री ने पूरा फोकस रखा था उस चीज़ को कि कांग्रेस कोई नैरेटिव नहीं गढ़ पाए। वो जिन जिन मुद्दों पर 2024 में सरकार को घेर सकती थी, चाहे वो आदिवासी, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, उसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया। उन्होंने बताया किस तरह से हमने आदिवासियों को दिया, किस तरह से हमने किसानों को दिया, किस तरह से हमने युवाओं को दिया। यहाँ तक उन्होंने नौकरी और रोजगार, इस पर फोकस करके इन्होंने अंतर भी बताया। तो प्रधानमंत्री का पहला तो मुझे यही लगा कि 2024 के लिए कांग्रेस कोई बड़ा नैरेटिव ना गढ़ पाए, उसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया। तो मुझे तो इस दोनों 3 दिन के डिबेट से यही लगता है जी कि उनका यही फोकस था। संतोष जी। संकेत जी, देखिए, तीनों भाषण को अगर हम देखें तो मुझे एक सिद्धांत समझ में आता है कि राजनीति में अपनी बात जनता तक पहुंचाने के आमतौर पे 3 तरीके माने जाते हैं। आधुनिक है, परंपरागत है और संतों की भाषा जिसको कहते हैं। राजनीति में करिश्मे और जादू का जो हम कहते हैं ना, एक विशेष महत्व है। आप पंडित नेहरू के समय से देखिए कि देश ने वर्षों तक उनका जादू चला। फिर इंदिरा गांधी की बात आई, आप तमिलनाडु में एमजीआर को देख लीजिए, जयललिता को देख लीजिए, आंध्र में एनटीआर की बात आती है। लेकिन एक समय आया कि जिसमें मुझे लगता है कि इसमें किसी को संदेह नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री के रूप में, एक करिश्माई नेतृत्व उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और 2014 का जो चुनाव था वो पूरी तरीके से हम कहें तो कांग्रेस के खिलाफ जो एक अलोकप्रियता थी या भ्रष्टाचार का एक माहौल था पूरे देश के अंदर, उस पे एक बेहतर विकल्प के रूप में वो उभरे थे। लेकिन अब 2019 के चुनाव में आए तो 2019 का चुनाव पूरी तरीके से मोदी वोट वाला चुनाव था, मोदी मैंडेट वाली बात अगर हम कहें तो। उसमें मोदी जी ने जो काम किया या प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका 5 साल का था कार्यकलाप था, उसका एक मैंडेट था। उस समय आप अभी आपने कहा कि पहले भी बहुत सारे आरोप लगाए गए, चस्पा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें पहले राहुल गांधी पहले भी सफल नहीं हो पाए थे। जैसे वो चौकीदार चोर है वाली बात अगर मैं करूं तो काउंटर में मैं भी चौकीदार वाली कहानी आई। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पेगासस हुआ, राफेल हुआ और भी कई मुद्दे हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से फटकार मिली और वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन नैरेटिव सेट करने की बात है। राहुल देव जी, आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि मोदी और राहुल के जो भाषण हुए हैं संसद में इस बीते हफ्ते, दोनों अपने अपने तरीके से 24 का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? 400 दिन ही रह गए हैं, उससे भी कम। किसका नैरेटिव जो है वो 24 में ज्यादा आगे बढ़ेगा या ज्यादा प्रभावी होगा? पहले तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री को बोलने के 2 मौके मिले और दोनों बार उन्होंने उनसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा बोले वो राहुल गांधी से, और दोनों बार वो अंत में बोले। तो जो अंतिम बात कही जाती है, वक्ता होता है, उसकी बात लोगों के दिमाग में ज्यादा रहती है। हम सबका एक सामान्य मनोविज्ञान है, और उसमें भी राहुल को मौका उनकी तुलना में लगभग आधा, अगर दोनों की कुल मिनट मिला लें तो आधा उनको मिला। दूसरी बात की वक्तृता का जहां तक सवाल है, भाषण कला जिसे हम कहते हैं, उसमें अभी मोदी की कोई सानी, कोई टक्कर आसानी से है नहीं देश में राष्ट्रीय स्तर पर, और जो जिसका कद भी उतना बड़ा हो। तो राहुल ने काफी प्रगति की है पिछले दिनों में, लेकिन अभी उस स्तर तक या उसको टक्कर देने की स्थिति आने में उनको अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगला 1 साल महत्वपूर्ण है देश के लिए भी, 24 के लिहाज से, और दोनों पार्टियों के लिए भी। लेकिन उसमें जो कांग्रेस की और राहुल गांधी की चुनौतियां हैं वो कहीं ज्यादा कड़ी हैं। पहली बात यह कि वो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, और सत्ता में रहने के जो लाभ होते हैं संसाधनों के, कार्यकर्ताओं के और लोगों के दिलो दिमाग पर प्रभाव के, लोगों के दिलो दिमाग में और राष्ट्रीय विमर्श में आपकी उपस्थिति के, वो दुगनी मात्रा में प्रधानमंत्री के साथ है। तो आप ये कह रहे हैं नेचुरल एडवांटेज प्रधानमंत्री तो के पास? नेचुरल एडवांटेज भी कम से कम 2 से 10 गुना है वो, आप मतलब अच्छा। कहीं भी रख सकते हैं उसको। तो ये अभी बड़ी एक असमान लड़ाई है, असमान लड़ाई, बहुत ज्यादा असमान लड़ाई है। और ये गैप और फासला आपका मानना है और बढ़ता जा रहा है? नहीं, जैसे ये 14 कम में हो उतना सकता नहीं था, अब और ज्यादा हो गया। कम हो सकता है अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव तक बहुत ही कुशलता से जी
इस तरह से काम करें कि उनकी एक तो भाषण शैली और अच्छी हो, और दूसरे उनको इन राज्यों में जो 9 राज्यों में चुनाव होने वहां पर कम से कम 2-3 जगह उनको कामयाबी मिले। एक बड़ी बात यहां पर यह है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा आगे रखेंगे कि कौन कितने प्रभावी रूप से, अभी जो थोड़ी देर पहले आप बात कह रहे थे, अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचा सकता है, कितने प्रभावी ढंग से। कोई किसी के पास कितना भी तंत्र और बल हो, लेकिन अगर आपका नैरेटिव मजबूत है और आप उसको लोगों को कन्विंस कर सकते हैं तो चीजें पलट सकती हैं। ऐसा हुआ है, इतिहास में देखा गया है। तो क्या वो चीज हो पाएगी? मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राहुल जी, ब्रेक से पहले जो आप बोल रहे थे तो आप ही से शुरू करते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है एक रिश्ते का। उनका यह कहना है कि एक उद्योगपति है गौतम अडानी, उसकी करीबी कुछ इस तरीके की है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वो पा जा रहे हैं। उनके लिए जो है वो प्रधानमंत्री कभी विदेश जाते हैं तो आगे पीछे ये भी चले जाते हैं। एक आरोप उन्होंने लगाया है, लेकिन वो रिमार्क्स एक्सपंज हो गए ये बोल करके, मतलब संसदीय जो कार्य है उसमें से, आपने रिकॉर्ड्स में से उसको हटा दिया गया ये बोल करके कि आप कुछ तथ्य नहीं दे पाए इन आरोपों के पीछे। सिर्फ महज आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। उस पर कांग्रेस का ये कहना है कि जब आप एक्सपंज कर देंगे रिमार्क्स, तो आप नेचुरली एक एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को और प्रधानमंत्री को कि जब रिकॉर्ड पे कुछ है ही नहीं तो मैं जवाब क्यों दूं। आप मानते हैं कि ये चीज जो है, फिर वही बात, नैरेटिव में मुझे ये बात जनता समझेगी। एक्सपंज करने वाला फैसला मुझे समझ में नहीं आया। नहीं है मेरे हिसाब से वो अनुचित है। खड़गे जी के भी रिमार्क्स एक्सपंज हो गए। तो पहली बात ये कि राहुल गांधी बेहतर तैयारी करते तो शायद उनका भाषण और उसका असर भी ज़्यादा होता, क्योंकि अडानी साहब के बारे में, उस उद्योग समूह के बारे में, और उसको बहुत सारे अलग अलग ठेके किस तरह से मिले, इस पर पहले से तथ्यों के साथ काफ़ी शोध और काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले भी आ चुकी हैं। भारतीय मीडिया ने ही उनको रिपोर्ट किया हुआ है। तो काफ़ी सारे तथ्य मौजूद हैं सार्वजनिक रूप से। उनका लाभ वो नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए ये वही जानते। लेकिन एक विपक्ष में, लोकसभा में राहुल गांधी की और कांग्रेस की जो स्थिति है, और वो कांग्रेस के समय सबसे बड़े नेता हैं, भले ही नेता विपक्ष ना हो, उनकी पूरी बात को, इतनी लंबी बात को सिर्फ आप उसकी पूरी जान ही निकाल दें, उसको एक्सपंज करके उसके माल को निकाल दें वहां से, तो ये मुझे समझ में नहीं आते। न्याय की बात तो नहीं लगती। तो अब भी लेकिन उनके पास समय है। और राहुल गांधी ने एक गलती और की, अब गलती कहें या जो भी कहें, उनकी रणनीति थी कि उन्होंने अपना सारा भाषण केवल एक ही मुद्दे पर रखा, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में पूरे देश की स्थिति पर चर्चा की जाती है, की जानी चाहिए, और वो कर सकते थे क्योंकि मुद्दे और भी हैं। वो उन्होंने नहीं किया और उस एक मुद्दे को मतलब एक तरह से निरस्त कर दिया इस फैसले ने, कि एक्सपंज कर दिया गया। तो ये एक रणनीतिक गलती मैं कहूंगा कि ऐसा हुआ। आप इसको गलती मानते हैं? मैं इसको गलती मानता हूं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से अगर बात करें, राहुल गांधी ने ये जानबूझ के किया। वो और चीजें भी बोल सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बोला। लेकिन और भी बहुत मजबूत तथ्य हैं, मुद्दे हैं जिन पर देश को विमर्श की जरूरत है। देश के सामने वो सवाल भी आने चाहिए थे। मैं ये आपसे पूछता हूं, विनोद जी, आप अग्री करेंगे राहुल जी जो बोल रहे हैं कि वो और बुके में और उस गुलदस्ते में और भी आप कुछ डाल सकते थे? नहीं, मैं राहुल जी की बात से सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस के लोगों से जो मैंने बात की, उनका कहना है अगर हम ज्यादा बुके में डाल देते तो हमारा जो मुख्य मुद्दा था, इसको मुख्य मुद्दा मान रहे थे अडानी जी वाले प्रकरण को, तो फिर ये डाइल्यूट हो जाता। ये फिर इसका जो है, इसका वो जो धार है इसकी, वो कुंद हो जाती। इसलिए राहुल जी ने इस पे पूरा फोकस किया। लेकिन राहुल देव जी, दोनों ही राहुल हैं इसलिए कंफ्यूजन न करें। राहुल देव जी ने जो अपने नामधारी के बारे में जो कहा कि थोड़ा सा जो खासकर अडानी प्रकरण पर भी जो बहुत सारे तथ्य सार्वजनिक विमर्श में पहले से आ चुके हैं, अगर उनको इकट्ठा करके करते तो उनके मुद्दे को और धार मिलती। ये बात सही है। और एक्सपेंज करने वाले मामले पे मैं बिल्कुल राहुल जी की राय से सहमत हूं। एक तो एक्सपेंज करने वाले मामले पर, और बाद में हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगने की बात की, सब दस्तावेजी सबूत। तो संसद के अंदर जो संरक्षण है सदस्यों को, वो तो इसीलिए है कि कोई अखबार में खबर छपे, कोई जानकारी में तथ्य उनकी आए, वो उसको रखें, फिर सरकार का उसका संज्ञान ले, अगर वो लेने लायक हो उसकी जांच कराए, और न लेने लायक हो तो जाने दे।
यही एक, क्योंकि इसीलिए जो संसद में बोला जाता है सदन में, चाहे विधानसभा हो, उसको किसी न्यायिक अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यही संरक्षण उनको मिला हुआ है। अब उसमें अगर वहीं आप दस्तावेज मांगने लगेंगे तो फिर तो कल को कोई सांसद कोई बात ही नहीं रख पाएगा। क्योंकि अब ये तो वही हो गया, थाने में FIR कराने जाएं और दरोगा जी कहें सबूत लाओ, तो फिर दरोगा जी का काम क्या बचा? अच्छा, राहुल जी कुछ मैं कहना चाहते यही कहने वाला था कि ये तो अजीब बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जो याचिका हुई है उसको स्वीकार कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकता है, लेकिन हमारे संसद में ये नहीं कहा जा सकता। और यही बात कि भाई अगर कोई अपराध होता है, उसकी FIR दर्ज कराता कोई नागरिक, तो उससे सबूत थोड़ी मांगेगी पुलिस। ये पुलिस का काम है कि दर्ज करे, फिर उसके जांच करे और सही और गलत का फैसला करे। तो यहां तो उल्टा हो गया मामला। बिल्कुल, बताइए सुजीत जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक्सपंज करना जहां तक है तो उसमें बेसिकली अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो है उसको आप एक्सपंज करिए, वो होता रहता है, रेगुलर प्रोसेस में है। लेकिन अगर नहीं, ये जो कि आपने तथ्य नहीं दिए, आपने आरोप लगा दिए, क्योंकि आप देखिए जो कानून मंत्री थे वो उठ करके उन्होंने यही चीज बोली, रविशंकर प्रसाद ने उठ करके यही चीज बोली, निशिकांत दुबे ने भी यही चीज बोली कि आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उसका बेसिस क्या है? नहीं, अनर्गल आरोप, गंभीर आरोप लगा। अनर्गल आरोप की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने जब भी कांग्रेस पे जो आरोप लगाए कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, आपने गड्ढे गड्ढे कर दिए, इसका कोई सबूत है क्या? इसका सबूत नहीं है ना। तो सवाल है कि संसद में अगर आरोप लगते हैं तो उसको तो आप ऑन रिकॉर्ड रखेंगे। हाँ, कुछ गाली गलौज इस तरह का संसदीय शब्द हो उसको एक्सपंज करिए। गड्ढों के सबूत कहाँ है? नहीं है, गड्ढों का सबूत नहीं है, गड्ढों के सबूत एक्सपंज नहीं करें। लेकिन रही बात घूम घामा करके वही आती है पार्लियामेंट में, चाहे वो ऑन रिकॉर्ड हो या ऑफ रिकॉर्ड हो, एक्सपंज हो चाहे एक्सपंज नहीं हो। जब आप पब्लिक में जाते हैं वहां पर पब्लिक किस तरह से उसको एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, अल्टीमेटली रिजल्ट वही देता है। और ये परंपरा हम देख रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में। कांग्रेस के समय में भी लास्ट समय में इस तरह का हुआ था कि संसदीय मर्यादाएं जो हैं वो दूर हटती चली गई थी। जिस तरह से राज्यसभा में कल जो कार्रवाई हो रही थी तो वहां पर जिस तरह से अपोजिशन वाले कर रहे थे वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोल रहे थे। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आपका क्या काम सुनना है, या अगर शोर शराबा चल रहा है तो हाउस को ऑर्डर में लाने की कोई कोशिश की गई क्या? कुछ नहीं, वो हल्ला कर रहे हैं और इधर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं तो है। हल्ला तो ऐसा नहीं है ना कि ये पहली बार हो रहा है। हल्ला तो आपको 2010 का शीतकालीन सत्र याद होगा, पूरा का पूरा सत्र ही वाइप आउट हो गया जेपीसी की डिमांड पर। लेकिन चेयर की तरफ से एक बार भी नहीं ये कहा गया कि आप लोग शांत हो जाइए, बैठ जाइए, 2-4 मिनट कोई नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं बोला आप बोलिए। और इधर हल्ला जारी रहा। तो हाउस को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है, भले सफल हो या ना हो? बिल्कुल जी, ये सवाल सही उठा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूँ। देखिए, जो इस अडानी विवाद का जो सबसे गंभीर और चिंताजनक पक्ष है वो ये है कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसमें कुछ ऐसी विसंगतियां पैदा हो रही हैं जो आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। और आज भी मैंने राज्यसभा की कार्रवाई में देख रहा था, कल भी राज्यसभा की कार्रवाई देखी, जो देश का संसद का जो उच्च सदन माना जाता है उसकी कार्रवाई की यदि ये हालत है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है। नहीं, ये हालत है जब आप बोलते हैं तो मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है? उसका कॉन्टेक्स्ट ये हालत मतलब शोर शराबा, या ये हालत शोर शराबा तो चलता रहा है। मैं आपको उदाहरण दूं, 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब ही नहीं दे पाए थे, उन्हें सदन के पटल पर रखना पड़ा था। 2004 में जब मनमोहन सिंह का मंत्रिमंडल बना था तो वो तो अपने मंत्रियों का परिचय तक नहीं करा पाए थे। बजट सेशन बिना बजट पर कोई विचार किए समाप्त हो गया था। चूंकि अडवाणी जी विपक्ष के नेता थे, अडवाणी जी ने कहा था कि हम वित्तीय विधेयक पारित करा देंगे। तो ये होता रहा है संसद के अंदर। ये संसद की कुछ अच्छी परंपराएं भी हैं, कुछ गलत परंपराएं भी हैं। लेकिन पाला बदल जाने से, जो अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है ना, खेल के नियम नहीं बदल जाते। खेल के नियम हम ना बदलें, इस तरफ हमें ध्यान रखें। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, मैं जहां बात कहना चाहता हूं, खेल के नियमों को नहीं बदला जाना चाहिए। और संसद, इसमें बैठा हुआ प्रत्येक संसद सदस्य इज ए सॉवरिन इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में संप्रभु है। उसको जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो विशेषाधिकार क्या हैं, उसकी आलोचना होती रहती है। इधर उधर बात करते रहते हैं कि उन्हें ये विशेषाधिकार, अरे सबसे बड़ा विशेषाधिकार क्या है कि वहां पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो एब्सोल्यूट है।
मेरा और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कंडीशनल है absolutely 19(1)(a) के अनुसार, लेकिन 105 जो संसद की नियमावली का नियम है उसमें 105 तो धारा आप जो इशारा है कर रहे हैं कि जो एक्सपंज हुआ वो क्यों हुआ? बिल्कुल ये गलत हुआ। संसदीय प्रणाली में आप कह रहे हैं बिल्कुल कि एक गलत हुआ। विसंगति। मैं राहुल देव जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। वो ऐसा नहीं होना चाहिए संसदीय प्रणाली में। हमें ये देखना चाहिए, और आज भी राज्यसभा में जिस प्रकार से जो राज्यसभा की कार्यवाही है उसके नियम 238 और 388 के तहत आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमारे जो सभापति महोदय हैं महामहिम, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये नियम ये कहता है, इसमें 6 चीजें हैं, इनके अंतर्गत मेरी बात कही हुई बात नहीं आती है, कृपया इसको एक्सपेंज नहीं किए। उस पर भी विवाद हुआ। ठीक है। वो उनका निर्णय है, वो चूंकि सुप्रीम है, चूंकि संरक्षक है सभापति सदन के, तो उन्हें देखिए, देखना है। जो संसद में हो रहा है वो एक पहलू, लेकिन अगर हम लार्जर पिक्चर देखें, जो कि आज इस हमारा जो चर्चा है उसका विषय भी है कि कौन अपना नैरेटिव और अपना संदेश ज्यादा प्रभावी रूप से। राहुल देव जी का ये कहना है कि यहां पर तो एक सीधा सीधा मतलब गैप है, एक गैप है, और वो मेरे ख्याल 1-2 है तो दूसरा राहुल देव जी का लेवल तो प्लेइंग फील्ड जो लेवल आजकल प्लेइंग कहते हैं, वो फील्ड नहीं है। देखिए, मैं ये बात कहता हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड लोकतंत्र में हमेशा नहीं रहती है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या इंदिरा गांधी के जमाने में थी? अटल बिहारी वाजपेयी तब भी थे। कितना सुंदर, कितना लफाजी भरा, कितना बढ़िया भाषण देते थे, कितना बढ़िया भाषण देते थे। इंदिरा जी को तो भाषण देना बिल्कुल नहीं आता था। इंदिरा जी को भाषण देना बिल्कुल नहीं आता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे चुनाव क्षेत्र नजीबाबाद विधानसभा, वहां गई और वहां पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसका नाम ही भूल गई। शफीक अंसारी था, वो शफाक करती नहीं, बोल ही नहीं पाई। बाद में लोगों ने कहा भी कि भाई प्रधानमंत्री आई है, उन्होंने वो तो नाम था। तो इंदिरा जी भाषण देना बिल्कुल नहीं। देखिए, अक्सर ये हो जाता है, लोग लेकिन सवाल पिछले साल की पढ़ देते हैं, लेकिन सवाल लोग ये है, पुर्तगाल की स्पीच पढ़ देते हैं, संकेत जी, ये सब चलता रहता है। ये जो पुर्तगाल की पढ़ते हैं या दूसरे देश की पढ़ जाते हैं, वो कौन पढ़वाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए इसके साथ। तो लेकिन प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में केवल भाषणबाजी, लफाजी यही काम नहीं करती है। तर्क क्या है? यहाँ पर ये देखा जा रहा है अब कि जनता में परसेप्शन क्या बन रहा है। इसलिए सचेत होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि सवाल को, वो बात ये है ना कि मत पूछ क्या हाल है तेरा मेरे पीछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे, और एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, और एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे कि ईमान मेरे रोके है और खींचे है मुझे कुफ्र। क्या बात। काबा मेरे आगे है, कलीसा मेरे पीछे। ये आप नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप नरेंद्र धनखड़ की जो परंपरा है उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी के बीच की जो कश्मकश है उसको मैं इन शब्दों में, गालिब के इन शेरों में मैंने निवेदन करने का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी को भी सावधान होना पड़ेगा कि जो नैरेटिव वो पुराना इतिहास बता करके करना चाहते हैं वो क्या मौजूदा हालात में मौजूद है। तो यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए संतोष जी। देखिए, अब अभी हम कुछ बात नैरेटिव की करते हैं। तकनीकी, कौन अपना नैरेटिव, हम तकनीकी विषय की तरफ चले गए। हमारा जो सब्जेक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए राहुल, जो संसद में आप भाषण दे रहे हैं उस भाषण में, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बोल देना, ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, संसद में एक विशेषाधिकार होता है। मैं बहुत हद तक इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप संसद में कुछ बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर आपके पास तथ्य होते, सबूत होते, तो आज नैरेटिव बनता। आज चाहे अखबारों की हेडलाइन होती या टीवी मीडिया की हेडलाइन होती, और सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो जाता कि लोग कहते देखो इतना अच्छा सबूत दिया राहुल गांधी ने और प्रधानमंत्री ने कोई जवाब ही नहीं दिया, कि छुपाए नहीं छुपा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, मैं अब जो नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि जैसे ये पानी का ग्लास है, अगर हम इस टेबल पे ऐसे गिराते हैं तो ये पानी फैल जाएगा, और यही नीचे अगर स्पंज रख दें हम और उस पर पानी गिराएं तो पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो उनके पास एक स्पंज के रूप में पूरा संगठन, काडर, कार्यकर्ता, एक विराट जो संसाधन की बात अभी सर ने की, पूरा एक संसाधन है, बहुत मजबूत संसाधन है। लेकिन कांग्रेस के पास वो चीज नहीं है। कांग्रेस क्या करती है, अब अगर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव याद कर लीजिए, जब प्रियंका गांधी के साथ जब हुआ था, उनको रखा गया एक गेस्ट हाउस में, उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया,
फिर उन्होंने उसको मीडिया में करना शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप जब हेडलाइन बनाने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन हेडलाइन बनाने से नैरेटिव सेट नहीं होगा। आपको अगर नैरेटिव बनाना है तो आपको एक अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार जो होना नहीं चाहिए। आज बीजेपी की बात करूं, बीजेपी अगर अभी चाहे कि मुझे कल एक आंदोलन करना है तो वो ब्लॉक से या बूथ लेवल से लेकर सेंटर तक बना हुआ है। सेंटर मैं ये सवाल तक एक राहुल दिन जी में आपसे कर पूछना सकती चाहता है। हूं। देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो हमने पी चिदम्बरम का भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने बोला था कि देखिए, दो अंग होते हैं। अगर आपको चुनाव जीतना है या आपको एक मजबूत दल बनना है तो उसके दो अंग हैं। एक तो आपका राजनीतिक एजेंडा, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आप माहौल बना रहे हैं, वो सब है। और दूसरा है संगठन। इन्हीं दो रेल की पटरियों पर आपकी ट्रेन चल सकती है, एक पटरी पे ट्रेन नहीं चल सकती। तो आपको लगता है वो दूसरी पटरी दुरुस्त अभी भी नहीं की है कांग्रेस ने? अभी तो खड़गे जी आ गए, इसी काम के लिए आए थे। अभी दोनों पटरियां थोड़ी कमजोर हैं। अच्छा, वो इसको- पहली वाली भी कमजोर? मैं इसको इतना बताइए, वो चले पैदल। मैं दूसरा रूपक लाता हूं। हाँ। कंप्यूटर का हाँ। युग उसी का है। हाँ, तो उसमें एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर संगठन है, संसाधन है, उसमें अब तकनीक भी, सचमुच का हार्डवेयर भी शामिल हो गया सही है। बात। सॉफ्टवेयर आख्यान है। हाँ, आपको जो आप नैरेटिव कह रहे हैं वो आपका सॉफ्टवेयर है। तो आपका विचार क्या है, कौन से विचार आप बाजार में लाए हैं, इन दोनों में जो असमानता है वो आपके सामने है। दूसरा रूपक में लाता हूं लाउड स्पीकर का। एक तो गले में लटकाने वाला भी लाउड स्पीकर होता है, हाँ, भोपा जिसे कहते है ना, भोपा। वो 100 लोगों तक पहुंच सकता है। आपको ज्यादा बड़ी सभा करनी है और आपके पास संसाधन है तो आप ऐसे 2 लाख लोगों के लिए टेंट लगाते हैं, उसमें उतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, उतनी वोटेज बढ़ाते हैं उसकी। तो इन दोनों में अगर तुलना कर लें कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो भी बहुत स्पष्ट है। बहुत ही तो बढ़िया तरीके से समझा। इसलिए ये बहुत ही असमान लड़ाई है, इतना असंतुलन है आख्यान में पर भी। लड़ी जा सकती है, और तीसरा क्योंकि लड़ी गई है इतिहास में। की गई है, लेकिन अभी जो 24 के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी वो जो जादू चल रहा है, क्योंकि वो जादू दुर्भाग्य से बांटने का, उत्तेजित करने का, लोगों को धर्मांधता के आधार पर लोगों को ध्रुवीकृत करने का और घृणा का है। तो ये जो केमिस्ट्री है ना, इन भावनाओं की जो केमिस्ट्री है, जो घृणा की ताकत होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि प्रेम की ताकत उसके सामने कमजोर पड़ पर जाती है। विनोद जी, अगर आप स्पीच देखें, मैं भी आता हूं आप अगर आप स्पीच देखें प्रधानमंत्री की, दोनों स्पीचेस में वो हमलावर जरूर थे कांग्रेस पर, लेकिन उन्होंने दशक से तुलना की। यानी कि अब वो अपने काम को लेकर के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे 9 साल का कार्यकाल है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए, इसकी तुलना कर लीजिए वो लॉस्ट डेकेड से, जिसको वो कहते हैं 4 से 14। तो आपको लगता है कि ये संदेश बीजेपी आगे ले जाना चाहती है बीजेपी कि भाई मेरे काम पे चर्चा कर लो। बीजेपी तो काम पे ही, अगर घृणा पे नहीं करनी, हेट पे नहीं करनी, तो काम पे कर लो। नहीं, बीजेपी तो वो संदेश लेके जाएगी ही, प्रधानमंत्री संदेश लेके जाएंगे ही। और प्रधानमंत्री इस बात को तय कर चुके हैं कि उनको अपने इस कामकाज के आधार पर नहीं, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गरीब मेरे साथ है। उन्होंने अपनी सब तमाम योजनाएं 40 करोड़ जनता, उनका 80 करोड़ लोगों को मैंने, हाँ, मैं कवच मेरे पास है, कवच की बात। सच्ची धर्म पंथ निरपेक्षता क्या, ये भी कह दिया उन्होंने। सच्चा सेकुलरिज्म नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा, इसीलिए मैं नैरेटिव वाली बात मैं उसी नैरेटिव के लिए आख्यान शब्द बड़ा अच्छा राहुल जी ने कहा, मैं एक और शब्द देता हूं, माहौल बंदी। कि जो माहौल बनाने का जो है, माहौल बंदी, हाँ, माहौल बंदी भी एक शब्द हो सकता है। सही है हिंदी कि माहौल बनाने का। देखिए, हमेशा जो है, जो सत्ता पक्ष होता है वो हमेशा एक लाभ की स्थिति में रहता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहता। जैसे राकेश जी ने कहा, इंदिरा जी के जमाने, राजीव गांधी जब वीपी सिंह का जमाने की लड़ाई हुई थी तो बहुत बड़े संसाधन थे उनके पास भी पूरा, लेकिन कैसे माहौलबंदी की जाती है इसके मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। बोफोर्स के जमाने में जब पहली मीटिंग हो रही थी मेरठ के पास विश्वनाथ प्रताप सिंह की, मैं गया था उस समय कवर करने, तो मैंने लोगों से पूछा बोफोर्स क्या है, तो 2-4 किसानों ने कहा कोई नया ट्रैक्टर है लगता। और ये बात सही कह रहे हैं। सही बता, तो लोगों को नहीं पता था क्या है, लेकिन बाद में उसी को ये फीडबैक पहुंचा, तो उसको बीपी सिंह ने और देवीलाल ने कैसे जनता तक पहुंचाया, जनता की भाषा में। उन्होंने पूरा 64 करोड़ की दलाली का कैलकुलेट करके कि इसमें इतने स्कूल बन जाते, इसमें इतने ट्रैक्टर आ जाते, इतने बांध बन जाते, जनता से जनता को देखिए, अगर इतना पैसा आपको लगता है अपने नैरेटिव में कांग्रेस वो जोड़ पा रही है? नहीं, वही मैं आ रहा हूं। इसी तरह चौधरी देवीलाल ने जो है, जब हरियाणा का जनयुद्ध लड़ रहे थे तो वो हर सभा में कहते थे, बुड्ढे मर मत जाना, तुम्हारी पेंशन बनवानी है।
पहली तारीख को मैं यही करूंगा कैबिनेट की शपथ लेते हुए। तो माहौल बंदी ऐसे होती है। राहुल गांधी को ये कला सीखनी है। राहुल, जो नरेंद्र मोदी के पास ये कला थी 2013 में जब वो कर रहे थे, जब वो जीजाजी भी कहते थे, वो सब कुछ कहते थे, उसमें शहजादा भी कहते थे, तो ये कला राहुल गांधी को सीखनी है, जो राहुल जी कहते हैं लाउड स्पीकर वाली कला, जो अपना आख्यान, अपना माहौल बंदी कैसे बनाएं, अपने मुद्दे को कैसे आम आदमी की भाषा में जनता तक ले जाए। ये इसी चीज को आगे ले जाते हैं। संतोष जी, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं राहुल गांधी और पीएम मोदी की बात, अगर जो दोनों भाषणों की अभी जो बात आप कर रहे हैं, एक में कनेक्ट है और एक में डिस्कनेक्ट है। जैसे अभी कहा ना कि वो ट्रैक्टर वाली बात की, वो फोर्स वाली बात की, क्या है, मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री का भाषण, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी सारी स्कीम्स के बारे में, कि भाई आज़ादी के 67 साल तक देश की 50% आबादी के पास बैंक खाते नहीं थे, हमने इस 8-9 साल में दिया। 9.6 करोड़ उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन गिनाए। उन्होंने कहा कि जो 19 करोड़ जो ग्रामीण परिवार है, उसमें सिर्फ 3.5 करोड़ परिवारों के पास टैप कनेक्शंस थे। हमने एक संकल्प लिया और उसको हम आज दे रहे हैं। तो उन्होंने जो भी भाषण दिया, उन्होंने एक कनेक्ट करने वाली बात कही। गौतम अडानी के शेयर अगर गिर गए, इससे मुझे नहीं लगता है गांवों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, एक नैरेटिव सेट होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कनेक्ट करने की बात की, उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया जो 140 करोड़ की जो बात कर रहे थे। तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि और हमें दूसरी चीज, समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ है या नहीं, ये भी एक सवाल। बिल्कुल। तो विपक्ष एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ही उसके बाद आप सबके क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे कि आपको क्या लगता है कि किसका नैरेटिव किस पर भारी पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आइए, मुकाबला के इस भाग में आपका स्वागत करते हैं और क्लोजिंग कमेंट्स लेते हैं। किसका नैरेटिव किस पर भारी पड़ेगा? अब बड़ा ऑब्वियस सा एक जवाब इसका आमतौर पे अगर आप किसी से पूछेंगे तो मिलेगा। जो फर्क है, कॉन्ट्रास्ट है दोनों नेताओं में, उसको देखते हुए। लेकिन विनोद जी, देखिए अच्छा, अपने नैरेटिव को सुधारा जा सकता है या नहीं, या बेहतर किया, उसकी गुंजाइश है कि नहीं? 400 दिन है भाई, 400 दिन में बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जो बोफोर्स वाला मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि सुधारा गया उसको। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उस वक्त राजीव गांधी के पास गिनाने के लिए उपलब्धियां नहीं थी। पूरा IT रेवोल्यूशन था, पंचायती राज, बहुत सारे काम उस सरकार में भी हुए थे। लेकिन विपक्ष का नैरेटिव जो है वो भारी पड़ गया। भ्रष्टाचार का, रक्षा सौदों में दलाली ली गई, देश के साथ हुआ, तो वो भारी पड़। तो ऐसा नहीं, अगर आप तरीके से उस, अभी 1 साल का समय है, और अगर राहुल गांधी और उनकी टीम, जो जैसा कि राहुल जी कह रहे हैं, ये वाले हमारे राहुल जी, स्टूडियो वाले राहुल जी, बार ये बताना जरूरी है। अगर उनकी टीम उस सारे तथ्यों को तरीके से जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाने में कामयाब होती है, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जनसभाओं के जरिए, नुक्कड़ सभाओं के जरिए, तो बदला जा सकता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा मुकाबला सामने वाला कौन है। सामने वाला भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है, वो चैंपियन है इस मामले में। माहौल बंदी में वो व्यक्ति चैंपियन है जो सामने है। तो उसके, क्योंकि आप 2019 के देखिए, पुलवामा से पहले तक लोग कह रहे थे बीजेपी की सीटें 250 होंगी, 240 होंगी, सरकार बनेगी, लेकिन बदल गया। लेकिन एकदम से बदल गया पूरा का पूरा माहौल, और 303 पहुंच गए। तो ये ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी अगर उनको करना है तो, नहीं तो गाड़ी ऐसी चलती रहेगी। राकेश जी, देखिए, यहाँ पर कुछ मेरे साथी ने सवाल उठा रहे थे बीजेपी और कांग्रेस का। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जनता के बीच में जो लोकसभा से विमर्श बनाया जा रहा है, वो किसका प्रभावी होकर के पहुंचता है, और जनता किसको स्वीकार करती है। ये सबसे बड़ा सवाल जिन 400 दिनों में पैदा होने वाला है। और राहुल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो घृणा का जो अपना जो उसका पूरा रेजोनेंस पावर होती है, वो बड़ी जबरदस्त होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो डीमोनेटाइजेशन था, इसकी सफलता का क्या कारण था? जनता ने तो स्वीकार किया, लोग लाइन में लगे, कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जो है हम तकलीफ सह सकते हैं। जनता ने स्वीकार किया, उसमें खामियां लोग गिना रहे हैं, कांग्रेस के नेता गिना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता ने तो स्वीकार किया ना। गरीब आदमी क्यों, उसकी वजह क्या थी? और मैं आपसे नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। उन नेता ने मुझे सेंट्रल हॉल में कहा था कि इट वॉज ए सैडिस्टिक प्लेजर। हिंदुस्तान की जनता की ये मनोविज्ञान भी होता है
भारत का जो गरीब और पिछड़ा हुआ दबा हुआ आदमी है, वो कहता मेरा तो मेरी तो झोपड़ी है, इसका जो मेरे पड़ोसी की जो कोठी है ये कैसे बन गई, ये कैसे मजे ले रहा है। तो ये भी एक है हमारे यहाँ, हमें ये बात, अब इसीलिए मैंने कहा कि मोदी साहब को ये विचार करना होगा कि गाड़ी किधर जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता हूँ कि किसका विमर्श जो है वो किसको ज्यादा देगा, लेकिन ये विचार करने वाले विषय हैं भारत के संदर्भ में, भारत की जनता के मनोविज्ञान के संदर्भ में हमें इस पर विचार करना होगा। सुजीत जी, देखिए, मैं जो विमर्श की बात कर रहे हैं तो ये एकांकी शब्द है, एक तरफा है। सिर्फ विमर्श से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। 303 सीट भाजपा के पास है, 242 सीट किसके पास है? उनके एनडीए के सहयोगी तो बचे नहीं, जो टेक्निकल छोटे से रहे। और जिस तरह से बाकी ईडी और तमाम तरह की बातें, उसमें सब एक साथ ना आ जाए इसकी भी कोई संभावना नहीं है। खास करके 4 स्टेट अर्थमेटिक के लिहाज से भाजपा के लिए भी चिंता का विषय है, कैसे ठीक करेंगे। जैसे आप बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 4 स्टेट हैं, 158 सीटें हैं यहाँ पर 4 स्टेट्स में। तो सिर्फ नैरेटिव सेट करने से नहीं होगा। आपको 30-35 सीट दाएं बाएं हो गए तो आप कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े नेता थे 2004 में, कोई टक्कर में नहीं था उस समय में, लेकिन नैरेटिव 5-7 सीटें दाएं बाएं होने से काम हो गया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नैरेटिव सेट करने में निश्चित भाजपा के पास संसाधन भी है, लीडर भी है, इशू भी है। कांग्रेस के पास ये सब नहीं है, लेकिन नैरेटिव और अर्थमेटिक इन दोनों का तालमेल जब हो तभी कुछ बेहतर हो सकता है, अदरवाइज कहीं भी जा सकता है। संतोष जी, देखिए, मैं शुरुआत कांग्रेस से करता हूं कि कांग्रेस को अगर हम 2019 के चुनाव को देखें, मैं एक आंकड़ा रखना चाहूंगा आपके सामने। बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे। कांग्रेस जिसको कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाया गया 14 में भी और 19 में भी, उसके बावजूद कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन सीटें 48-52 कुछ ऐसी सीटें रह गई थी। कांग्रेस की जो कमी है वो मैं बार बार जो बोल रहा हूं कि एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, कांग्रेस के पास नहीं है। अगर कांग्रेस शुरू से यह करती कि भाई आप एक ऐसा व्यक्ति लेकर के आए जो दूर दराज क्षेत्रों तक जाए, एक संगठन का पूरा ढांचा तैयार करे, और आप 2-3 साल के बाद मुद्दे एक चार्जशीट बना करके लेके आते और एक साथ ब्लॉक से लेकर के आप सेंटर तक एक प्रदर्शन करते, तो शायद आप एक नैरेटिव सेट कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस में वो चीज नहीं है। विपक्ष में जहां तक आप देखेंगे तो अभी भी आप बताइए कि आपने कहा 400 दिन बचे हैं, कौन किसको नेता मानने को तैयार है? विपक्ष में वो एकता है नहीं। विपक्ष में एकता मुझे इसलिए भी नहीं दिखती है आने वाले समय में भी कि मान लीजिए आप बंगाल में अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ आ जाए, क्या ममता बनर्जी अधिक सीटें दे देंगी कांग्रेस को? नहीं देगी। आप सपा से अगर यूपी में हो जाए, यूपी में सपा अधिक सीटें दे देगी? नहीं देगी। तमिलनाडु में अगर डीएमके से हो जाए, डीएमके सीटें अधिक देंगी? नहीं देगी। तो कांग्रेस क्या 250 सीटों पर लड़ेगी, 300 पर लड़ेगी? तो अभी इसकी मुझे गुंजाइश नहीं दिखती है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस एक बहुत बेहतर स्थिति में है। दूसरा कि बीजेपी के पास अपना एक स्ट्रक्चर है। बीजेपी के पास अगर आज के संदर्भ में मैं कहूं तो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है, अगर 24 के लिहाज से आप पूछना चाहते हैं, तो वो खुद बीजेपी है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस अपनी यात्रा का जिक्र किया कि अब मुझे ग्राउंड पे ये फीडबैक मिला, वो नाराजगी स्टेट और लोकल लेवल पे जो लीडरशिप है उसके खिलाफ है, मोदी के खिलाफ नहीं है। और जब चुनाव का समय आता है तो नरेंद्र मोदी अपने करिश्माई नेतृत्व की वजह से एक स्थापित हो जाते हैं। और आज के समय में मैं कहूं तो और आज कर लेते हैं। बिल्कुल, आज की स्थिति में अगर कहे तो इसमें किसी को संदेह नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति और निर्णय शक्ति का प्रतिबिंब बन चुके हैं, जिसको तोड़ पाना कांग्रेस के लिए अभी आसान नहीं है। ठीक है, राहुल जी, क्लोजिंग कमेंट। मैं काफ़ी सहमत हूं इनसे। मैंने अंतिम वाक्य कहा था पिछली बार कि आख्यान, विचार, मुद्दे ये एक तरफ होता है, लेकिन एक तीसरा जो तत्व है चुनाव जीतने में वो है केमिस्ट्री, रसायन, जो भावनाओं का खेल है, उनके आयाम का है। और उसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों बहुत बहुत आगे हैं। और वो मैंने अंत में कहा भी था कि जो अभी देश का धार्मिक रूप से माहौल गर्म किया गया है इतने वर्षों में और लगातार हो रहा है, वो कम नहीं हुआ है अभी। और वो कम होगा भी नहीं, क्योंकि चुनाव का साल है। और मैं पाता हूं कि चुनाव में वोट देते समय लोगों के मन में इस तरह के भावनात्मक मुद्दे और लगाव, जो कनेक्शंस होते हैं, वो ज्यादा प्रबल होते हैं। लोग कोई इस तरह हमारे आपकी तरह गुण दोषों का विचार करके, मुद्दों का तुलनात्मक अध्ययन करके वोट नहीं देते, बहुत कम लोग देते हैं। तो लोग जो बुनियादी निष्ठाओं पर वोट देते हैं, या तो वो जाति निष्ठा है,
या एक व्यक्ति से निष्ठा है या फिर एक विचार से, एक भावना से निष्ठा है। तो अभी जो ये हिंदुत्ववादी भावना की निष्ठा है जो लगातार अभी बढ़ ही रही है और सभी वर्गों में बढ़ रही है, वो मुझे अभी कम होती और दुर्बल होती दिखाई नहीं देती। वही सबसे प्रबल भावना रहेगी। 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर भी तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो सब कुछ तैयार है। मतलब देखिए, ये यूं ही नहीं हुआ। जो कैलेंडर है ना, दूसरा वाला कैलेंडर, असली जो भावनाओं वाला, चुनावी भावनाओं वाला कैलेंडर है, चुनावी भावनाओं का कैलेंडर, वो पहले से तैयार है और जो पटकथा है वो वैसे ही चलने वाली है। बहुत बढ़िया। कम से कम 2024 के चुनावों तक। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है इस एडिटर्स राउंड टेबल से। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। एक्सपेंड करना जहां तक है तो उसमें बेसिकली अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो है उसको आप एक्सपेंड करिए, होता रहता है, रेगुलर प्रोसेस में है। लेकिन अगर नहीं, ये जो कि आपने तथ्य नहीं दिए, आपने आरोप लगा दिए, क्योंकि आप देखिए जो कानून मंत्री थे वो उठ करके उन्होंने यही चीज बोली, रविशंकर प्रसाद ने उठ करके यही चीज बोली, निशिकांत दुबे ने भी यही चीज बोली कि आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उसका बेसिस क्या है? नहीं, अनर्गल आरोप, गंभीर आरोप लगा। अनर्गल आरोप की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने जब भी कांग्रेस पे जो आरोप लगाए कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, आपने गड्ढे गड्ढे कर दिए, इसका कोई सबूत है क्या?